अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी में और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं आज की खबरें लेके। सबसे पहली खबर जो है वो जिसे कहते हैं ना कि दुनिया में एक बम फट गया पूरा। अब कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है लेकिन बताना आपको मजबूरी है। अब हुआ इस तरह से है जी कि ट्रंप साहब ने एक तबाहकुन फैसला कर लिया है। पाकिस्तान भी शदीद परेशान है, पूरी दुनिया इस पर शदीद परेशान है। जो काम ईरान कर रहा था वो काम अब अमेरिका ने करना शुरू कर दिया है। जो इल्ज़ाम था ना ईरान के ऊपर कि ये तुम क्या कर रहे हो, वही हरकत अब अमेरिका ने शुरू कर दी है। चीज़ बड़ी अजीब सी है, आपको बताते हैं। और फिर जी ईरान को घेर लिया गया है। पासदारान ने ईरान को एक बंद गली में धकेल दिया है। इस्लामाबाद एमओयू हो सकता है खत्म हो चुका हो इस वक्त। अब आपको अंदर डिटेल में बताएंगे कि खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आपको ये बताएंगे कि ईरान क्या चंद कदम दूर है एटम बम से, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानिएगा। बाजू का ये होता है ना कि आखिरी वार है आपका। अब आप ये समझ रहे हैं कि भाई हमें हर तरफ से तबाही मिल रही है, अब हम और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। तो ये इल्जाम ट्रंप का है, तो ये बताएंगे कि ये क्या कहानी है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ट्रंप का एक दोस्त था जिसे इसराइली माना जाता था वो अमरीकी, लेकिन कहा यह जाता था कि ये इसराइल का बंदा है जो इसराइल ने साथ बिठाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के। और वो डोनाल्ड ट्रंप का एक तरह से एडवाइजर भी था और ईरान जंग के हवाले से वो बहुत कुछ उससे पूछा करता था। उसकी मौत के बाद एक अजीबोगरीब चीज सामने आई, उसकी मौत की इंक्वायरी करवाई गई और एक साइड पे आपको याद होगा ईरान ने कहा था हम बदला लेंगे। तो ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे कि ये कहानी है क्या, क्या ईरान ने बदला ले तो नहीं लिया। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में एक हॉलनाक स्कैंडल सामने आया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये कहूं कि स्कैंडल को देख के मेरा दिल कर रहा था आज के सीरियसली बंदा अपने साथ क्या करे। मतलब इतनी करप्शन पे बात होती है, रोज हम बात करते हैं, उसके बावजूद यार इतनी नाअहली। बहरहाल ये हुकूमत से आज हम पूछेंगे कि ये सब कुछ क्या है। 75 अरब रुपए गायब हो गए। 75 अरब रुपए। थोड़े से पैसे हैं, हो गए अच्छा जी, अब आपको आगे फिर बताएंगे मोनाल रेस्टोरेंट के हवाले से। इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट था मोनाल रेस्टोरेंट और बहुत उसकी हाइप थी, पूरे पाकिस्तान से लोग वहां पे आते थे। उसके हवाले से खबर आई है और बड़ी अजीब सी है। मतलब आप एक चीज को खत्म कर देते हैं पहले ये कह के कि भाई ये है ही इलीगली, से होना ही नहीं चाहिए। और पूरी दुनिया पीटती रहती है और कहती है कि यार ये इस्लामाबाद की पहचान बन गया है, इसे हाथ मत लगाएं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये लॉज के खिलाफ है। अब क्या हुआ है आप सुन के खुद परेशान हो जाएंगे। सही बात है, आपको ये बताते बिल्कुल हैं। ऐसा है, बंदे को मार दिया जाए हम्म। और उसके बाद 2 साल बाद कहा जाए कि इसके वलीमे के कार्ड छापे जाए। बस जी वलीमे के कार्ड छप रहे हैं, फिर आप यही सोच लें। तो ठीक ये है। होगा आज का हमारा वीलॉग। तो आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और हमारे व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और चॉइस साहब को सीधा वीलॉग की तरफ लेके आते हैं। आज मैं फंसाऊंगा चॉइस साहब को। चॉइस साहब की बातें मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या कहते रहते हैं, आज मैं इनसे पूछूंगा। अब मुझे बताएं ये ट्रंप क्या कर रहा है। आप तो कह रहे थे ईरान ज्यादती कर। सर मसला ये है कि नाकाबंदी दोनों ने शुरू कर दी है, अमेरिका ने भी कर दी है और साथ ईरान ने भी नाकाबंदी कर दी है। एमओयू जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन था वो मनसूख हो चुका है, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। इसके साथ साथ जनाब मुज़ाकरात जो हैं जो होने थे वो अब नहीं हो रहे। ईरान भी साइलेंट हो गया है, ईरान भी अब ना कतर की बात सुन रहा है, ना पाकिस्तान की सुन रहा है, ना कोई और दोस्त मुल्क की सुन रहा है। मुकम्मल तौर पे खामोशी है। पाकिस्तान मायूस हो चुका है। पाकिस्तान ने कोशिश की है, रिक्वेस्ट आज भी दफ्तर खारजा ने किया है कि थोड़े से अपने हॉर्सेस को होल्ड करें, तामुल कर। लेकिन जो तहम्मुल है वो नहीं हो रहा और मामला जो है ना ख़राब हो गया हुआ है और आलमोस्ट जंग जो है दोबारा शुरू हो गई। अब ये एमओयू है, ये टोटल ख़त्म हो गया हुआ है, अब इसकी कोई सेंटिटी नहीं रही। लेकिन इस सारे जो इशू है ना, इसके अंदर दो मुल्कों की कैजुअलिटी होगी, एक कतर की होगी, दूसरी ओमान की होगी। ये अच्छा। दोनों मुल्क जो है ना अपने आप को चैंपियन समझते थे मुज़ाकरात के। पाकिस्तान का कमाल ये था कि पाकिस्तान जो ईरानियों को यहाँ ले भी आया था, हम्म। अमेरिकन को भी ले आया था, दोनों को आमने सामने बिठा दिया था हम्म। और बिठा के और एक पहला जो मुज़ाकरात का था सिलसिला वो भी कामयाब हो गया। दूसरे के लिए भी उन्होंने ऑलमोस्ट ईरान को तैयार कर लिया, फिर अमेरिकन को तैयार कर लिया था और जहां पे अमेरिका फंसता था या ईरान फंसता था, पाकिस्तान मामला को सेटल कर लेता शोएब था। साहब, जंगबंदी करवा दी थी जंग सबसे बंदी बड़ी करवा, बात। सबसे पहले एक ट्वीट पे, एक ट्वीट पे। एक ट्वीट पे जंग बंदी करवा दी थी। अच्छा, उसके दरमियान इस तरह हुआ कि कतर जो अपने आप को चैंपियन समझता है मुज़ाकरात का, वो ये समझते हैं कि दोहा जो है वो मरकज़ होना चाहिए मुज़ाकरात का। दुनिया में कोई भी अकार्ड हो तो उसके साथ लिखा होना चाहिए दोहा अकार्ड। अब उन्होंने इसके ऊपर बड़ा पैसा लगाया, बड़ा जोर लगाया और अमेरिकन को कन्विंस करवाया कि देखें पाकिस्तान बेबस हो गया हुआ है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, हमें आप मौका दें, हम ईरानियों को खरीद लेंगे, ईरानियों को कायल कर लेंगे। इवन उन्होंने ईरानियों को यह भी कह दिया कि जी $6 बिलियन जो आप चाहिए हम अपने जेब से दे देंगे आपको। और साथ उन्होंने सऊदी अरब से भी कहलवा दिया कि जनाब आपको $12 बिलियन चाहिए ना, हम आपको दे देंगे, ये कौन सा मसला मनी इज नॉट प्रॉब्लम। है, मनी इज नॉट प्रॉब्लम। और उसमें उन्होंने कहा कि जी आप हमें डालें, लो डाल दिया फिर उनको। पाकिस्तान थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे हट गया और कतर से कहा लो जी कर लो। उसके बाद वहाँ पे फिर इनका मामला फंस गया, पाकिस्तान को फिर इन्वॉल्व होकर स्विट्जरलैंड के अंदर ये एमओयू साइन करवाना पड़ गया, क्योंकि उससे पहले कतर मामा जी बने हुए थे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मामा जी ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो मामला नहीं सेटल हुआ, बल्कि एक बार तय हो गया कि स्विट्जरलैंड जाएंगे। उस साइड से अमेरिकन अपना जहाज तैयार करके बैठे हुए थे, रानी ने कहा हम तो नहीं जा रहे स्विट्जरलैंड। उसके बाद फिर पाकिस्तान को दरमियान में डाला गया, पाकिस्तान फिर इनको कायल करके वहाँ ले गया और उसके बाद कतरी जो थे वो चुप करके साइड पे खड़े हो गए। और उसके बाद फिर वो आए, आपने देखा होगा अब्बास अरागची साहब वहाँ पे, उन्होंने कहा हमने तो उनके साथ सलाम नहीं लेना, ना उनके साथ तस्वीर खिंचवानी है, वो बंद हो गया मामला सारा। लेकिन पाकिस्तान फिर ले आया उनको। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी यहाँ से मीडिया निकाले, मीडिया निकाल दिया। पाकिस्तान ने कहा ये कौन सा इशू है यार, तस्वीर नहीं बनानी ना बनाओ, आपने हाथ नहीं मिलाना ना मिलाओ।
चाय नहीं पीनी ना पियो, रोटी नहीं खानी ना खाओ, साइन करो। बस साइन करो, आ जाओ, इसमें कौन सा इशू है। अच्छा, सही। उसके बाद वो आ गए, फिर उन्होंने मुज़ाकरात किए, फिर वो नाराज़ होकर चले गए। 80 मिनट की डायलॉग के बाद पाकिस्तान ने फिर दरमियान में आया और 5-6-7 घंटे लगा के पाकिस्तान ने कहा कि ये एमओयू है जी, साइन हो गया सर, ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा जी बाकी सारे मुज़ाकरात जो है ना कतर में होंगे। हम्म। कतर में कर लो भाई। अब वो कतर में मुज़ाकरात जो है ना आज तक नहीं हो सके और उसमें अमरीकियों को बल्कि कतरीज़ ने बुला लिया कि आप आ जाएं। अच्छा। अमेरिका से जहाज आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक जज्बात में आके कहा कि मेरी टीम जा रही है। उसकी टीम पहुंच गई वहां पे और बैठी रही, ईरानी आए नहीं। शोर साहब, मुझे और हंसी इस पे आ रही है कि जो भी दरमियान में आता रहा है सुलह करवाने के लिए सिवाय पाकिस्तान के, सबका फेंटा लगाता रहा ईरान, ईरान, हाँ सबको कूट देता है। हाँ। आखिर में ओमान एक दूसरे मामा जी आए थे ना, अब उन्होंने कहा जी कि हम ये इसको सेटल करेंगे। तो आखिर में आखिरी मुज़ाकरात जो थे वो ओमान के अंदर हो रहे थे। आखिरी मिसाइल भी वहीं लगा। वही लगा। और जो ही वो मुज़ाकरात हुए 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि ईरान ने सबको ठोक दिया, वो जो जो निकलना था मुज़ाकरात में से। और अब ईरान जो क्या कर रहा है कि कतर जो सालस है उसके जहाज़ पे पहला अटैक किया उसने, ठीक है, उनका जहाज़ को बेड़ा गर्क हो गया सर। उसके बाद आखिर में अब ओमान के ऊपर भी अटैक हो गया सर, अब यूएई के ऊपर भी अटैक हो गया हुआ है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ पाकिस्तान है जिसकी सेंटिटी, जिसकी इज्जत, जिसका वकार बची बचा हुई हुआ है। और अमेरिका आज भी जब भी उसको फंसता है तो वो पाकिस्तान से कहता है भाई दरमियान में आओ। उसकी बुनियादी वजह कुछ और नहीं है, वो 2 वजूहात है। एक तो पाकिस्तान ईरानियों को समझता बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत तवील अरसे से हम एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं और डायलॉग भी चल रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है ना बहुत अंडरस्टैंड करता है ईरान को, बड़ा जबरदस्त किस्म और का दूसरे जो understand। पाकिस्तान की नीयत ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर पेशेंस है। ये जो एक पेशेंस डेवलप हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, ये बड़ा जबरदस्त है। और अगर ये पेशेंस डेवलप ना होता तो इतने बड़े बड़े काम पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में कभी ना करता। चाइना और अमेरिका को आमने सामने ना बिठाता, अफगानिस्तान की वार पाकिस्तान ना लड़ता, पाकिस्तान एटम बम ना बनाता, ना बना पाता। और अमेरिका के साथ जो वार एंड टेरर है वो पाकिस्तान अमेरिका का अलाई ना बन के अपने आप को ना बचा पाता। तो इतने बड़े बड़े काम पाकिस्तान ने किए हुए हैं वो अपने पेशेंस की वजह से किए। हम सब इम्पेशेंट हैं अपने अपने मामलात में, लेकिन एज ए कौम जो पेशेंस पाकिस्तान के अंदर है किसी और के अंदर किसी के नहीं। अंदर। और ये वक्त ने साबित किया कि यार देखो अभी भी उलझा हुआ 4 महीनों से पाकिस्तान बड़े आराम से पेशेंस के साथ लगा हुआ है और हालांकि रिजल्ट दे देता है हर बार। हालांकि इंटरनली पाकिस्तान को शेक करने की कितनी कोशिश की जा रही है। और मोदी जो है ना वो लगा हुआ है, फिर यहाँ पे दहशतगर्दी। दूसरा, पाकिस्तान दुनिया में यार वाहिद मुल्क है जिसमें पिछले 30 साल से मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसके जज्बे के अंदर, उसके हौसले के अंदर एक भी दरार नहीं आई और सोसाइटी अपने कदमों पे खड़ी है। कदमों पे खड़ी। कदमों पे खड़ी, हर चीज चल रही है। देखो कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम कह दें कि वो खत्म हो गई है, निकल गई है और या फिर खौफ है। बड़े बड़े वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के, देखें। और दूसरा ये है कि आप देखो ना 2007 में आधा खैबर पख्तूनख्वा था, उसके अंदर कब्जा हो गया था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या 3 महीनों में बिल्कुल साफ कर दी, साफ कर दिया। मुकम्मल तौर पे साफ कर और दिया। अब यही बलूचिस्तान में हो अभी रहा है। बलूचिस्तान में हो रहा है और ये देखिए कि मुकम्मल तौर पे साफ कर दे। डेली अब अपडेट्स आ रही हैं कि इतने दहशतगर्द जानम वासल, इतने दहशतगर्द रोज की अपडेट्स रोज का। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से भी सेटल कर लेगा। देखिए इमरान खान साहब का कितना बड़ा गलगला था, है ना, कितना शोर था, क्या हुआ, खत्म हो गया सर। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो पेशेंस है ना, ये कमाल है। और जो रेजिलियंस है इसके अंदर वो बड़ी कमाल है, वो बड़ी रेजिलिएंट कौम है ये। पाकिस्तान ने तो सीखा है, बहुत सीखा है। बड़ा कमाल है इसका। और ये जो है ना साबित हुआ है ये। अब ये कतर साहब जो मामा जी हैं वो भी फारिग हो गए हुए हैं, ओमान दोनों फारिग हो गए हुए हैं। और अब दोबारा जो है ना ये अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान की तरफ आएंगे, देखना। और इस मरतबा जब आएंगे तो पाकिस्तान दोनों को कहेगा चुप करके बैठो तो मसला करो और खबरदार जो तुम उठे यहाँ से। अच्छा, इन्हें वैसे कतर और ओमान को पैगाम भिजवाना चाहिए, पंजाबी में कहते हैं ना, और चुप हो। एकदम भेजना चाहिए। हाँ सारा सर, ठीक। हर चीज खरीदी नहीं जा सकती, कुछ और चीजें होती हैं जो मोहब्बत से भी। मोहब्बत। और दूसरी चॉइस एक और भी बहुत बड़ी चीज है, आप ये देखें कि ओमान जो कर रहा है उसे अपना लालच है, कतर जो कर रहा है उसे अपना लालच है। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसका कोई लालच जो कोई लालच नहीं है और नेक नियति से कर रहा है कि वाकई ये जंग रुके। और दूसरा ये लोग कहते हैं जी पाकिस्तान जो ना बड़ा फायदा उठाना चाहता है ईरान से। भाई हमारे पास वो ना इतनी बाल्टी नहीं है जिसके अंदर हम पानी भर सकें। क्या फायदा क्या उठाना है? अगर कल को ईरान से पाइपलाइन भी आ जाती तो ईरान ने बेचनी है ना, बेचनी है, हमें मुफ्त नहीं देनी उन्होंने। फायदा तो उसको है। हाँ, फायदा तो उसको है, प्रॉफिट तो उसे दूसरा मिलना ये है कि अगर फर्स्ट करो पाइपलाइन आ भी जाती है तो हमारी कौन सी यहाँ पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जिससे वो गैस कंज्यूम हो जानी। हम तो लेस कंज्यूमर है। ये तो वो चीजें जो 20 साल पहले हो जानी चाहिए, ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री लगी होती। इंडस्ट्री लगी होती। इंडस्ट्री है नहीं तो पाइपलाइन को सर में मारने हमने क्या वो ये कि पाकिस्तान को लालच कुछ भी नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान काम कर रहा है। वो तेल है वो वैसे सऊदी अरब से सस्ता मिल जाता है हमें डेफर पेमेंट पे। आपको पता सऊदी बैंक है ना, हर महीने $100 मिलियन जो है वो ऑयल कंपनीज को देता है हमारे बिहाफ पे। अच्छा। हाँ, बड़ा मजेदार डील है पाकिस्तान की डेफर पेमेंट की ना, यानी हम कुछ पेमेंट नहीं करते, तेल आ जाता है। सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक है एक, वो जो अरामको है उसको $100 मिलियन जो ना हर मंथ रिलीज कर देता है पाकिस्तान, वो हमें तेल दे देते हैं। इस तरह होते 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 ना साल पूरा हो जाता है और जो साल पूरा होता है ना 11वें महीने के बाद हम उनको पे करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हम 100 मिलियन जो ना उस हिसाब से पिछले साल के पैसे, जो पिछले साल के पैसे $100 मिलियन, यानी आप ये समझे तकरीबन $2-4 बिलियन तो पाकिस्तान के नीचे लगा हुआ उनका। तो ये देखा ना, वैसे कमाल है ना, ऐसी डील कहाँ मिलती है। तो इसके अलावा इसके बावजूद पाकिस्तान को कहते हैं बड़े बेवकूफ मुल्क है। अच्छा मेरा एनी हो,
अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब के 2 ट्वीट्स हैं, एक उनका बयान, एक ट्वीट है। उन्होंने कहा है जी कि ईरान का हम मुहासरा कर रहे हैं और हुर्मुज़ खुली है और खुली रहेगी। ईरान के साथ खुली रहेगी या ईरान के बगैर बगैर खुली खुली रहेगी। रहेगी। अब ये इसने ऑप्शन एक दिया है कि ईरान के साथ मिलके भी खोल सकते हैं हम, और अगर ईरान राजी नहीं होता तो हम ईरान के बगैर इसको खोले रखेंगे। एक तो इसमें उसने भी कहा चॉइस साहब दो चीजें बनती हैं, एक तो या हम ईरान को तबाह कर देंगे, ठीक है, या ईरान कुछ कर ही नहीं पाएगा। कर ही नहीं पाएगा, हो सकता है। और साथ उसने कहा जी कि ईरान के अब जहाज रुकेंगे क्योंकि नाकाबंदी कर दी है अमेरिका ने। तो उन्होंने कहा जी सिर्फ यहाँ पे ईरान का जहाज जो वो नहीं गुजर सकेगा, ना अंदर जा सकेगा ना बाहर आ सकेगा। बाकी सारे जहाज जो हैं वो अंदर भी जाएंगे और बाहर भी जाएंगे और हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। दूसरा उसने कहा जी कि अमेरिका अब हुर्मुज़ जो है ना उसका रखवाला है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इसके। और साथ उसने कहा जी कि कार्गो जहाज, ये बम है जो उसने गिराया, उसने कहा जितने कार्गो जहाज यहाँ से गुजरेंगे ना वो 20% जो है सर्विसेज ड्यूटी देंगे। यार ये टू मच है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि $1 बिलियन का अगर जहाज के ऊपर है तो $200 मिलियन जो है वो अमेरिका लेगा। ये टू मच है। इतना इतना ज्यादा टैक्स दुनिया के किसी कोने में तो नहीं है। ईरान भी नहीं मांग रहा था इतने तो। इतने ईरान भी नहीं मांगता। अब तो दुनिया ये कहेगी यार अच्छा था कि उसी से सेटल कर अच्छा लेते अच्छा साहब, मेरी चीज एक जेन में आ रही है, ये वाली हरकत जो इसने की है ये एक बार्गेनिंग चिप भी हो सकती है, लेकिन एक और चीज भी है जो पूरी दुनिया ईरान को बुरा भला कह रही थी कि तुम एक इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हो और ये नहीं बनता। अब अमेरिका ने जब वो टैक्स लगा दिया बराबर का, तो बराबर की गालियां अब अमेरिका को भी पड़ी। अमेरिका को पड़ी, जबकि ईरान बहुत कम टैक्स, वो कह रहा था $2 मिलियन आप पर वैसल आप दे दिया करें, पर $2 मिलियन कोई ज्यादा रकम नहीं है उसके अंदर। अच्छा। और ये नहीं, ये ज्यादा चार्ज करेंगे उससे। दूसरा उसने कहा जी हम आपको सिक्योरिटी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों साइडों पे ना फिर जहाज खड़े करेगा अपने, और तोपें जो होंगी ईरान की तरफ होंगी और उसके अंदर से फिर ये जहाज गुजरेंगे। श्योरिटी अमेरिका की होगी। श्योरिटी अमेरिका की होगी। दूसरा ये है कि ईरान तो $2 मिलियन में पर वैसल वहाँ से गुजारना चाहता था, ये अमेरिका अब ज्यादा चार्ज करेगा। दूसरा ये है कि वैसे बेस्ट तरीका, जो बेस्ट डील है ना, अगर ईरान थोड़ा सा भी समझदार होना, यकीन करें, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ 50-50 कर और क्या जी ठीक है आप टैक्स लगा लो, आधे हमें दे दिया करो, आधे तो मुझे और लग रहा है कि दोनों पैकेजेस ना जारी कर दें। ठीक है कि वो 20% मांग रहा है, हम 10% में गुजारते हैं, तुम हमें दो। अब बोली लग रही हो यहाँ पे सर। और दूसरा उसने ना फॉक्स न्यूज़ के ऊपर उसने एटम बम के हवाले से कहा है, अभी बता दें या बता दें। अब एटम बम के बारे में फॉक्स न्यूज़ में उसने इंकशाफ किया है कि अगर हम ईरान के ऊपर अटैक ना करते तो एटम बम बनाने से चंद लम्हे दूर था। और ये बहुत ही बुरे लोग हैं, और इनसे जो पुराने लोग थे उन्होंने बड़े बुरे मुआहदे किए थे। वो मैं जो बाइडन की बात कर रहा है, उससे पहले ओबामा की बात, उसके कहने का मकसद ये है जो सब के जितनी भी पुरानी डील्स हुई है ना, उन डील्स की वजह से ईरान एटम बम बनाने के करीब आ गया था, चंद लम्हे दूर था, और अगर हम हमला ना करते तो इन्होंने एटम बम बना लिया था। नहीं, वैसे तो ये गलत कह रहा है। ऐसा मसला नहीं है कि जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं बम बनाने के, उसमें से 6 तो टोटल हैं ही नहीं वहाँ पे। यूरेनियम मसूदा कर रहे हैं। अब इसके ऊपर भी बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है। सारी दुनिया ही पूछ रही थी कि यार आपने सर में मारनी थी अगर आपने यूरेनियम का बम नहीं बनाना था, तो इसके लिए लड़ क्यों रहे थे। अच्छा साहब, जनरल जावला का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, गोरा उनका एक इंटरव्यू कर रहा था, बहुत पुरानी ये उनकी थी वीडियो। उसके अंदर गोरे ने टिल का जोर लगा लिया ये पूछने के लिए कि आप बम बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। ऐसा घुमाया है उस बंदे को, उसे खुद को समझ नहीं आया कि मुझे क्या कह रहे हैं। ये बेसिक ना इब्राहिम लिंकन की एक टेक्निक थी। अब आप मुझसे उससे पूछते हैं ना, मसलन इब्राहिम लिंकन है तो आप उससे पूछें कि जी आप गुलामी खत्म कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा इशू था उस जमाने में, तो वो क्या करेगा, वो कहता कि जब मैं बच्चा था तो मैं स्कूल जाता था रोज, और स्कूल जाता था और अक्सर मेरे जूते फट जाते थे, और जब जूते फटे होते थे, और जब मैं वापस आ रहा होता तो बर्फ़ पड़ी होती थी, और बर्फ़ जो थी ना मेरी 5 उंगलियां जो पाँव की थी उनको सुन कर देती थी, और जब मैं वापस आता था तो मेरी माँ जो है ना मुझे अंगीठी के साथ बिठा देती थी, और उसके बाद कहती थी बेटा आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने पाँव आगे बढ़ाने हैं और बहुत ज़्यादा आग के करीब नहीं होने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आग के करीब ले जाओगे ना तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। और अक्सर मेरा एक क्लास फेलो भी था, उस बेचारे ने यही गलती की थी कि उसके पाँव सुन हुए थे, वो अंगीठी के पास ले गया, उसका पाँव चल गया, पूरी ज़िंदगी बेचारे का पाँव ठीक नहीं है। मैं आज भी जब देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते, साथ ही रोना शुरू कर। अच्छा, बंदा कहता है कि यार मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि गुलामी खत्म होगी या नहीं होगी। वो कहता सर मिस्टर प्रेसिडेंट हाँ 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 आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो मेरा दोस्त था ना उसका दुख मुझसे आज तक बर्दाश्त नहीं होता। और साथ पूछा अच्छा मैं क्या कह रहा था, वो कह रहा था जी वो हाँ मैं वो आपको ये बता रहा था कि मेरी माँ ये कहती थी कि अंगीठी के करीब जो पाँव है ना वो ज़्यादा नहीं लेके जाना। अब 10 मिनट के अंदर ये कहानी सुनाता था वो दास्तान सारा। उसके बाद फिर वो बात करता सर वो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप गुलामी खत्म करेंगे या नहीं करेंगे। कहते यार मेरी माँ बड़ी मेहनती थी। अच्छा सिर्फ उस टाइम मुझे नहीं पालना होता था, हम 8 6 7 8 बहन भाई थे, एक भाई मेरा तो बड़ा शरारती था, मुद्दे पे नहीं आता था। एक नई कहानी सुनना शुरू कर। जनरल ज़िया जो थे ना, इन्होंने बड़ा अजीब तरीके घुमाया उसे। कहते जी कि हमारा टोटल पीसफुल पर्पसेस के लिए हमारा प्रोग्राम है, हमारा कोई मकसद नहीं इसके अलावा, बनाना ही नहीं। फिर उन्होंने कहा जी इस तरह का ये है वो है, कोई सवाल किया, उसने कहा इंडिया बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मजबूरी होती है, देखते हैं, करना पड़ता है, लेकिन हम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए, लेकिन अपना डिफेंस करने का हर मुल्क को हक है। मतलब वो बंदा कुछ लेके नहीं गया कि बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, पकड़ लो। और ये जो थे ना हमारे गुलाम इसाक खान साहब, ये क्योंकि उसके इंचार्ज थे ना, ये सेक्रेटरी खजाना रहे हैं और आखिरी वक्त तक ये इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वो भी इस मामले में बड़े तेज थे। अच्छा। उनसे भी जब वो प्रेसिडेंट भी थे ना, लोगों ने टिल का जोर लगा दिया। अच्छा।
मजाल है जो बंदे ने कोई थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी दिया, गुलाम इसा खान जो था। गुलाम इसा खान भी। अच्छा चलें जी आगे। अच्छा चलो साहब, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी ये है जी कि स्पेकुलेशन हो रही है कि लिंडसे ग्राहम के हवाले से कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेनेटर था और ये ट्रम्प का करीब तरीन दोस्त करीब था। तरीन, बड़ा करीबी अक्सर दोस्त था। एयरफोर्स वन में आपने देखा था, फिर आपने देखा ये पाकिस्तान की भी थोड़ा खिलाफ हो जाता पाकिस्तान था के खिलाफ और था, जंग तुर्किया के के खिलाफ था, ईरान के खिलाफ था, पूरे आलम इस्लाम के खिलाफ खिलाफ था और ये बंदा मर गया। ठीक है, 71 अब साल की उम्र में, और फिट था, जवान आदमी था। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पे बात भी की बात थी, भी की। उसके बाद अब पता नहीं क्या हो गया अब उसकी मौत की इंक्वायरी हो रही है। अब बताइए क्या चीज। अब इंक्वायरी हो रही है, और ये बेसिकली 2003 में सबसे पहले सेनेटर बना था, प्रो इसराइल है, और नेतन्याहू का बड़ा यार है, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यार है, ईरान के खिलाफ है, और ईरान का एक्सपर्ट भी था। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इससे मशवरा लेता था ईरान के बारे में, और ईरान के बारे में उसका ये ख्याल था कि यहाँ पे बम भी मारना चाहिए और इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए। ये अच्छे लोग नहीं है, ये जो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये बुरे लोग हैं। ये बुरे लोग का लफ्ज़ जो है ना, ये लिंडसे ग्राहम ने दिया था उसको। ओके। वो बार बार कहता था कि दे आर बैड पीपल। तो ये जो बैड पीपल है ना, बार बार जो कह रहा है इसे, ये और नॉटी बॉय, इस टाइप के जो फिक्रे वो कहता होता था सारा। तो ये जो है ना, ये बेसिकली उससे ये मुआहदे के भी खिलाफ था। मुआहदे के सख्त खिलाफ था। एमओयू कहता था बिल्कुल साइन ना करो, इसका कोई फायदा नहीं है, ईरानी आपको मौका नहीं देंगे। दूसरा ये लिंडसे ग्राहम था जिसको कह रहा था कि तुम्हें मरवा देंगे ईरानी जो है इतने आराम से बैठने वाले लोग नहीं है। तो वगैरह वगैरह उसने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईरानियों के साथ काम भी किया हुआ था, ये उनकी फितरत को भी समझता था कि चीज़ों को लंबा करते हैं और ये मामले को सेटल नहीं होने देते। लिंडसे ग्राहम ने, उसके पास बड़ी स्टोरीज थी ईरानियों की, तो वो अक्सर जो है ना ये डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह करता रहता था। कल रात अचानक वो फोत हो गया। जब फोत हुआ तो अब जो इंक्वायरी हुई उसके पता चला कि उसकी जो मरकजी शरियान है दिल की, वो फट गई। अब वो दिल का मरीज तो था, शरियानों का इसको इशू था, लेकिन इतना नहीं था कि अचानक जो है शरियान जो है वो फट जाए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्वायरी हो रही है। और अब अमेरिका के अंदर ये डिबेट चल रही है कि ईरानियों ने पिछले दिनों कहा था कि जो लोग इन्वॉल्व हैं आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत में, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उनकी मौत तभी नहीं होगी। तो अब उसके साथ नथी कर रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई साहब ने धमकी दी, और उसके बाद ये लिंडसे ग्राहम जो है वो लुढ़क गया। तो वो उसके ऊपर डाल रहे हैं कि जी ये है, और बंदा भी वो जो ईरान की जंग का प्लानर है और बहुत करीब है डोनाल्ड ट्रंप के। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है ईरान ने बदला ले लिया, और इसने बदला लेना शुरू कर दिया, और अब पता नहीं कौन से केमिकल छोड़ रहे हैं ये, जिससे लोगों के दिल फट रहे हैं। जो बकवास है, ऐसा मसला आपके ख्याल में ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता तभी मौत है। मेरा ख्याल है तभी मौत है। और अब मसला ये है कि ईरान के साथ अमेरिका का फटा चल रहा है ना, और अमेरिकन इस मामले में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब किस्म की कौम है। उनको थोड़ा सा भी शक होना शुरू हो जाए ना, तो हर चीज उसके खाते में डाल देते हैं। जैसे उससे पहले अगर आपको याद हो तो कर्नल कदाफी के खाते में डाल देते थे, फिर ये बहुत सारे ऐसे उन्होंने विलन्स रखे हुए थे दुनिया के अंदर, उनके खाते में डाल देते थे कि जो कुछ कर रहा है ये कर रहा है। पाकिस्तान भी कुछ अर्सा विलन रहा है, तो पाकिस्तान के खाते में डाल देते थे कि ये दहशतगर्दी हो रही है, लाजमी ये बंदा पाकिस्तानी होगा। बाद में अमेरिका निकलता था मुकम्मल तौर पर। सदाम हुसैन को इन्होंने इस तरह बनाया हुआ था, सदाम हुसैन को भी इन्हें शैतान बना के इन्होंने अपने पूरे मुल्क के अंदर घुमाया हुआ था कि जी जो कुछ भी हो रहा है सदाम हुसैन की वजह से हो रहा है। चाइनीज के पीछे लगे हुए थे, चाइनीज के बारे में भी अक्सर ये कहते रहते थे। तो अब क्योंकि ईरान के खिलाफ हैं, तो कुछ भी हो जाएगा, अमेरिका के अंदर कोई टायर फटेगा तो ईरान ने फड़ा है, पानी नहीं आ रहा तो ईरान की वजह से नहीं आ रहा, महंगाई हो रही है तो ईरान की वजह से नहीं हो रही, ईरान की वजह से हो रही है, और गैस नहीं मिल रही तो ईरान की वजह, ये हर चीज़ ईरान के खाते में डालेंगे। चौधरी साहब, एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव हुई है पाकिस्तान के लिहाज से, पूरी दुनिया अब इस मज़ाकरात की बात कर रही है जो कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात, पॉजिटिव वर्ड्स। देखिए पाकिस्तान का प्रोफाइल हाई हो रहा है। हाँ जी। अच्छा चौधरी साहब, अब दूसरी एक स्टोरी, दूसरी नहीं इनफैक्ट बड़ी खतरनाक स्टोरी। पाकिस्तान में हौलनाक स्कैंडल, थोड़े से पैसे चोरी हो गए। ठीक है, वो जरा बताइए क्या? ये थोड़े से 1% मुझे दे दो ना यार। मैं आधे % में राजी हूँ। गरीब आदमी के भी अपने ही मसले होते हैं सारे। मुझे एक बंदे ने पूछा कि ये बताओ कि अगर 1 करोड़ रुपए आदमी एक ऐसे बंदे को दिया जाए जो बिल्कुल करीब है, और एक ऐसा आदमी कि जो करोड़पति है, तो किसको ज्यादा एक्साइटमेंट होगी? मैंने कहा जाहिर है गरीब को होगी। कहते नहीं, अमीर को होगी। मैंने कहा क्यों? कहता है उसको पता है कि करोड़ रुपया क्या होता है। गरीब को क्या पता करोड़ रुपया क्या होता है? ये तो है, ये तो है। अच्छा जनाब, इस तरह है कि गवर्नमेंट का एक इदारा है, और इदारा था पायदार तरक्की अहदाफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम बनाया गया था, और इसके पास पैसा था, और इसने करना ये था कि वफाकी इदारों को पैसे देने थे, तरक्याती सूबों के लिए सूबों को पैसे देने थे, और इसके पास 75 अरब रुपया था। इसने 75 अरब रुपया दे दिया। अब वफाक के इदारों को दिया, और तरक्याती मनसूबे जो थे ना 2024-2025 में बने, और उन सबको दे दिया गया। फिर काबीना डिवीजन जो थे ना, उसके वैसे स्टोरी है बेसिकली तो। और फिर मुख्तलिफ डिवीजनें जो है उनको पैसे रिलीज कर दिए गए, अराकीन पार्लियामेंट और सूबाई गवर्नमेंट्स जो है उनको पैसे दे दिए गए, और ये पैसे गायब हो गए। अभी तक कोई प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई, किसी जगह पे कोई कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं आया। और अब ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उसने इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई, और उसने कहा जी इसकी माहाना रिपोर्टें आनी थी, वो नहीं आई, और जो प्रोजेक्ट थे उनके सर्टिफिकेट आने थे वो नहीं आए, और किसी ने अभी तक वो प्रोजेक्ट भी जमा नहीं करवाया कि जनाब ये प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर ये पैसे लगने हैं, तो पैसे गए कहाँ? किसी को पता ही नहीं था प्रोजेक्ट कौन सा है, किधर हो रहा है, कब कंप्लीट हो रहा है, इसकी जरूरत है या नहीं है। और ये बेसिकली गरीब इलाकों के लिए था कि पाकिस्तान के जो गरीब इलाके हैं, गरीब तबके हैं, उन सबको एलिवेट करने के लिए ये फंड क्रिएट किया गया था। उसके बाद गायब हो गए पैसे।
75 अरब रुपया गायब हो गया। और ये पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वैसे। और काबीना डिवीजन से जब पूछा पूरे गया, पाकिस्तान में नहीं डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट तो बड़ा ईमानदारी से हुआ होगा, इसमें तो मानते हैं, लगा नहीं होगा ये अलग बात है। लेकिन ये जो है बड़ी अलार्मिंग स्टोरी है कि काबीना डिवीजन अब क्या है जी, सिफारिश की जाती है कि मॉनिटरिंग का निजाम कायम करें। मॉनिटरिंग का निजाम क्या, पहले जवाब दो कि आपने बगैर एक प्लान के पैसे रिलीज कर दिए। उनके पास कोई पता ही नहीं है ये कौन से मंसूबे हैं जहां ये पैसे चले गए, और कोई उनसे जवाब भी नहीं ले पा रहे। सही बात है। जब अरबों के पास पैसे आए ना ताज़ा ताज़ा, तो उनको एक बंदे ने ठंडे पानी का, पूरे शहर को ठंडा पानी प्रोवाइड करने का तरीका बताया था, और उसमें पैसे भी ठग के ले गया था। अच्छा। और उसमें उन्होंने कहा जी अंटार्कटिका के ऊपर बहुत बर्फ है और उसको एक बहुत बड़े पैमाने पे एक जो पहाड़ है काट के ना, उसको पैरी जहाज के साथ बांध के हम यहाँ पे ले आएंगे। अच्छा। वो बर्फ ला के तो उसके बाद ये है कि हम मरकजी टैंकों में डाल दिया करेंगे और सारे शहर को ठंडा पानी मिलेगा। अच्छा। पैसे लेके गायब हो गए और ये वो मान गए ये मान गए। सही है, सही है। अच्छा जो साहब, हमारी लास्ट स्टोरी है मोनाल के हवाले से, रेस्टोरेंट के हवाले से, आप ही बता दें। ये बेसिकली सॉरी रॉन्ग नंबर है कि बंदे को गोली मार दी, गोली मारने के बाद उससे कहा यार सॉरी रॉन्ग नंबर, गलती से मार दी हमने, तो किसी और को मारने के लिए आए थे। ये बेसिकली मनाल इस्लामाबाद की पहचान था, और यहाँ पे जितने भी फंक्शन होते थे, डिग्नेटरीज होते थे, सारे के सारे मनाल जाते थे। बड़ी खूबसूरत जगह पे थी, बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई थी, कोई शक ही नहीं है। और ये हमारे एक CDA के चेयरमैन होते थे कामरान लशारी साहब, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, और बड़ा ही जबरदस्त। कामरान लशारी जैसा बंदा कोई नहीं है पाकिस्तान में, ऑनेस्टली मैं कहता हूं। यार जहां भी जाते हैं कामरान लशारी साहब कमाल करते थे, उनका कमाल है ये, इस बंदे के अंदर बड़ा हुनर है, और विजनरी आदमी है, और दूसरा डूअर है, डिलीवर करने वाला। ये मौला जट वाले बिलाल अशरी के वालिद है। और बल्कि एक मरतबा उन्होंने कहा कि यार देखो मैं इस्लामाबाद गया, मैंने वहाँ पे काम किया, अब मेरे घर के अंदर 2 अलमारियाँ हैं, एक अलमारी जो है ना वो मेरे बेटे की है जिसके अंदर उसके अवार्ड्स हैं, और दूसरी मेरी अलमारी है जिसके अंदर मेरे केसेस जो उनकी फाइलें पड़ी हुई कहते हैं मेरी अलमारी जो है उसके अंदर फाइलें ज्यादा, उसके पास अवार्ड्स ज्यादा है। तो कहते हैं ये यार ये काम करने की सजा, ये काम करने की सजा है। पाकिस्तान के अंदर यही मसला है कि अगर आप काम करेंगे ना तो बस आप फंस जाएंगे। अच्छा कायदे मोहम्मद अली जना का जो विजडम है ना, मैं यकीन करें रोज उनको सल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को क्या कहा था? उन्होंने कहा था काम काम काम। अब ये 2 काम है, कौन से वाले काम? एक तो वर्क है ना कि काम करो यार, उन्हें पता था कौम बड़ी निकम्मी है, काम कौन कोई नहीं करना, तो उन्होंने कहा कि मेरी वसीयत है काम करो, 3 बार काम काम काम। दूसरा अंग्रेजी वाला काम भी है यार, ठंडे हो को बर्दाश्त पैदा करो, को सब्र पैदा करो, क्या तुम्हें हो गया सारा। तो ये दोनों काम जो है ना, ये कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमा दिए थे, और इस कौम का कमाल ये है कि दोनों कामों में ये नाकाम है। और ना हम कायदे की बात नहीं माननी, हमने सिर्फ तस्वीर लगानी उनकी और उसके ऊपर सलाम पेश करना बस उनको, और कहना है कि कायद तुम्हें सलाम है, और खबरदार जो तुम्हारे ख्यालात जो उनके ऊपर अमल दरामद किया हमने। उमर शरीफ मरहूम ये कहा करते थे, वो कहते थे कि नोट देखे ना इंडिया का और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का जो कायदे आज़म है वो मुस्कुरा रहे हैं कि खाओ मेरे बच्चों खाओ, और गांधी डंडा अच्छा बहरहाल अब जो मनाल था उसके ऊपर काजी फायजीसा साहब जो थे उनको टकर गए, और उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ये पब्लिक पार्क था, नेशनल पार्क था, नेशनल पार्क के अंदर ये कैसे प्रोजेक्ट बन गया, और इसको उन्होंने कहा जी डिमोलिश करके आए, मुकम्मल तौर पे डिमोलिश करके ना, ख़त्म करके, गर्दन उतार के, और सरी मेरे पास लेके आए उसकी। अच्छा लोग उनको समझाते रहे कि सर रहने दें, इसको CDA के हवाले कर दें, किसी और के हवाले कर दें, कोई यतीम खाना बनवा दें। उन्होंने कहा नहीं ये बना ही गलत है, इसको मिटा दें। तो बहरहाल वो मिट गया। अब वहाँ पे कोते खड़े होते हैं और सूर फिर रहे होते हैं वहाँ पे, नेशनल पार्क के अंदर है जी, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खराब हो गया, जहाँ पे जाए ना मातम करने को दिल करता है। सारी एक्टिविटी इन्होंने बंद करवा दी उसकी। तो बहरहाल उसके बाद वो खत्म हो गया। अब वफाकी आईनी अदालत ने इस फैसले को कालअदम करार दे दिया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नेस्ला टावर का फैसला कालअदम करार दिया ना जी, तो वफाकी आईनी अदालत ने कहा जी कि ये फैसला गलत था जी, और ये खत्म है, और दोबारा जो है ना वहाँ पे बनाया जाए मनाल। अब मनाल दोबारा क्या बनाना है, वो जो होना था उसका हो गया हुआ है। अब हो सकता है दोबारा बने, फिर एक्टिविटी क्रिएट हो, और फिर कुछ जज साहब आए और उसके बाद कहें कि इसको प्रॉपर गिरा के तो वहां से पहाड़ भी तोड़ के ले आओ। जो सब पाकिस्तान का पुराना मसला जो हम डिस्कस करते हैं, सोलर में यही हुआ। जब सोलर लगा पाकिस्तान में, कोई पॉलिसी बनती है, लोग उसके मुताबिक बेचारे कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई काम कर देते हैं, वो रिवर्स हो जाती है। आज वो नाल बन जाएगा, कल फिर कोई आके गिरा देगा। यकीन कहाँ है पाकिस्तान का? और स्टेट के अंदर तो यार स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कोई जो स्टेट ने कह दिया उसका मतलब देखा, स्टेट 5,000 का नोट जारी करती है ना, लोग उसको 5,000 ही समझते हैं, ठीक, इस तरह स्टेट को होना चाहिए। और अगर स्टेट के ऊपर शक होगा तो 5,000 का नोट जो होगा 4,500 में बिकेगा या 4,000 में बिकेगा। उसकी वजह कि स्टेट अपना इंटरेस्ट खत्म कर बैठेगा। तो आपने एक ट्रस्ट क्रिएट करना है कि जो हमने कह दिया वो हो के रहेगा। अब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर क्या है, जो एक बिल पास हो जाता है, अगले दिन उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होती है। यहाँ पे ये मसला है कि एक साहब आएंगे और वो पीछे सारी चीजें कहेंगे स्लेट को साफ करो और नए सिरे से करो। जैसे वो खान ने 140 रोटियां खा के भूल गया ना, तो उसने कहा मिटाओ, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं। तो ये दोबारा से स्टार्ट करता है, हर बंदा यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करता है, और उसका नतीजा ही निकलता है कि ये मनाल की तरह यहाँ कब्रिस्तान बिखरे पड़े, कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, बेड़ा गर्क हो जाता है लोगों के पैसों का। और दूसरा जज्बा भी खत्म हो जाता है बंदे के अंदर, तो कहते हैं उसको शुरू करें। वो CM लतीफ साहब थे ना, उनका वो बीको थी कंपनी, और उसके ऊपर जब उनको नेशनलाइज
किया गया, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब आ गए, उन्होंने कहा सबको जो है ना जो कौमी आई प्रॉपर्टीज हैं सबको उनके हवाले कर दें। सीएम लतीफ़ साहब जर्मनी चले गए थे, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान आऊँगा ही नहीं, उसको बुलाते रहे कि अल्लाह का वास्ते आके शुरू कर दें, उसने कहा जी मैं नहीं करूँगा। जर्मनी में फोत हो गए वो, वहीं पे कब्र बनी उनकी। ट्रस्ट ही नहीं था। बस उसने कहा मैं कर दिया जो करना था। चलें आपको मैं चौसा एंड पे बस व्लॉग खत्म हो गया, एक बैड जोक बताता हूँ। एक बंदा मुझे मिला, उसके हाथ मिलाया, जी मेरा नाम है एएम नदीम। तो मैं रह नहीं सकता, मैंने कहा दोपहर को तो फिर पीएम नदीम हो जाते होंगे। आ जाएगा। ये नाज़रीन था आज का व्लॉग। मैं जाते हुए सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ, एक्सक्यूज करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से और नेतन्याहू से। मैं आज आपको गाली नहीं दे सका, कोई रीजन नहीं थी, कोई जगह मुझे मिल नहीं रही थी, फिर भी लानत कबूल कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।